नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कोई किसान खुद का फसल चक्र का चार्ट बना सकता है। क्योंकि आपने इस दुनिया में रटी रटाई बातें बहुत सुनी होंगी। आपको यह बताते होंगे लोग कि इस बार जहां पर गेहूं बोया है, अगले सीजन में वहां पर जाकर सरसों बो दीजिएगा। इस बार जहां पर नरमा बोया है, अगली बार वहां पर ग्वार बो दीजिएगा। लेकिन आपको यह बताने वाला कोई नहीं आया कि जिस एरिया में नरमा या गवार नहीं होता, जिस एरिया में गेहूं और सरसों नहीं होती, वो किसान कौन सी फसल बोए। एक्चुअल में क्या होता है, फसल चार्ट बनाने का एक तरीका होता है और उसी फसल चार्ट के जरिए फसल चक्र को अपनाया जाता है। तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा और आप खुद अपने घर पे बैठ के अपने एरिया के हिसाब से फसल चक्र को अपनाने का चार्ट बना सकते हैं। चाहे आप गुजरात के हैं, चाहे आप केरला के हैं और चाहे आप हरियाणा के हैं। मैं हरियाणा का हूं तो मैं अपने हिसाब से जो फसल चक्र का चार्ट है वो बनाकर आपको दिखाऊंगा। यह सवाल हमसे पूछा था श्रद्धा भोसले जी ने। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। इसी के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन मानकों की जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि फसल चक्र के अंदर कौन सी फसल कब बोनी है। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए ऊपरी जड़ की फसलें और एक जगह लिख लीजिए गहरी जड़ की फसलें। ऊपरी जड़ को उथली जड़ भी कहा जाता है। ऊपरी जड़ की कौन सी फसलें होती हैं? जैसे हमारे इलाके में होती हैं गेहूं, धान, जवार, बाजरा, मक्की। इनकी जड़ें ऊपर होती हैं। तो ये फसलें क्या हैं? ऊपर के पोषण तत्वों को खींचती हैं। उसी तरह आपके एरिया में ऊपरी जड़ की कौन सी फसलें हैं, उनके नाम नोट कर लीजिए। एक होती है गहरी जड़ की फसलें, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं तो वो जमीन के निचले हिस्से से पोषण तत्वों को खींचती है। तो पहला तो यह मानक हुआ। इसके आधार पर हम तय करेंगे कि एक सीजन में ऊपरी जड़ की फसलें ताकि जमीन के ऊपर के पोषक तत्वों को खींच ले, अगले सीजन के अंदर हम बोएंगे गहरी जड़ की फसलें ताकि वो जमीन के गहराई से पोषण तत्वों को खींचे, ताकि पोषण तत्व जो जमीन में हैं वो बैलेंस रहें। दूसरा मानक होता है ज्यादा पानी वाली फसलें और कम पानी वाली फसलें। फसलें जो हैं वो अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं अपने एरिया की बता रहा हूं। तो ज्यादा पानी वाली जो फसलें हैं वो है धान, कपास, गेहूं, गन्ना। जो कम पानी वाली फसलें हैं सरसों, गवार, मूंग। तो एक सीजन में हमें बोनी है कम पानी वाली फसल, एक सीजन में हमें बोनी है ज्यादा पानी वाली फसल। इससे क्या होगा, हमारा जो पानी का स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहेगा, जमीन भी ज्यादा खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं ज्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसल और कम पोषक तत्व लेने वाली फसल। ज्यादा वाली कौन सी है? हमारे यहां पे धान, कपास, मक्की, गेहूं, गन्ना, ये ज्यादा पोषक तत्व खींचती हैं। इस बार ज्यादा पोषक तत्व खींच लिए तो अगले सीजन में हम वो फसल इसमें बोएंगे जो कम पोषक तत्व ले, जैसे सरसों, मूंग, गवार, मूंगफली, शकरकंद। एक वो फसलें होती हैं जो खाली जमीन जिनके लिए जरूरी होती है। जैसे गेहूं हमने बो दिया, उसने पानी भी ज्यादा लिया, उसने पोषक तत्व भी ज्यादा लिए, यानी कि जमीन के अंदर और ऊपरी पोषक तत्व उसने ले लिए ज्यादा। तो अब हमें क्या करना है, गेहूं हमने मिड अप्रैल में काट ली, मिड अप्रैल से मिड मई, मिड मई से मिड जून खेत को खाली छोड़ा, जोत कर अच्छे से, और उसके बाद में हमने जो है उसके अंदर गवार की फसल बो दी, जिसे पानी भी कम चाहिए, पोषक तत्व भी कम चाहिए और जड़ भी गहरी है, तो वो अच्छा उत्पादन दे देगी। तो इस तरह से होता है। अगर आप ये तो आप कहेंगे कि खरीफ का बता दिया, रबी का क्या करें? तो रबी के अंदर आपने धान की बुआई कर ली, तो धान सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में कट गया। अक्टूबर नवंबर आप पूरे के पूरे खेत को जोत कर खाली छोड़ दीजिए। दिसंबर के अंदर या तो उस किस्म की गेहूं उगाइए जो पिछेती गेहूं होती है, लेट गेहूं होती है, या फिर आप उसके अंदर जो है मिर्ची की पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको खेती करनी होती है। जो मानक मैंने आपको बताए, इन मानकों को कॉपी पर लिखिए, अपने एरिया में जो जो फसलें होती हैं वो इनके सामने लिखिए और उसके बाद में इनके सीजन डिवाइड कर लीजिए और सीजन के हिसाब से इन्हें उगाना शुरू कर दीजिए। एक बात और ध्यान रहे, जैसे किसी भी एक बच्चे का जन्म होता है तो मां को एडवाइस किया जाता है कि दूसरे बच्चे का जन्म होगा कितने टाइम बाद? लगभग कम से कम 3 साल बाद। तो आप लोगों से भी मेरी यही एडवाइस है
कि भूमि को अगर सही फसल चक्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सारे के सारे पोषण तत्व उसमें जीवित रहे, ऑर्गेनिक तरीके से आप उसमें खेती कर पाएं, तो कम से कम एक फसल को लेने के बाद 3 साल तक उस खेत के अंदर वो फसल रिपीट ना हो, दूसरी फसलें रिपीट हो, ऐसा फार्मूला आपको बनाना चाहिए। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।